Hi everybody, welcome to my YouTube channel Dynamic Study and I'm आस्था तिवारी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। गाइस आपको पता होगा कि इस चैप्टर का नेम जो है वो लास्ट ईयर सीबीएसई ने चेंज कर दिया है और यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन करके इसका जो है डिफरेंट नेम जो है इसको प्रोवाइड किया गया है इस चैप्टर को। बट स्टिल डोंट कंफ्यूज कि यहाँ पे जो चैप्टर की कंटेंट्स हैं, जो चैप्टर में दी गई चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। उनमें कोई भी डिफरेंस जो है नहीं देखने को मिल रहा है, केवल चैप्टर के नेम्स जो हैं वो यहाँ पे बदल दिए गए हैं, ठीक है। तो आज हम पूरे चैप्टर को देखेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर टर्म 1 के अंडर में आता है अकॉर्डिंग टू 21 एंड 22 सिलेबस। तो उसके अकॉर्डिंग हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। देखो, हमारी कंट्री जो है, अगर हम बात करें अपने कंट्री की, तो हमारी जो कंट्री होती है उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं ना कि एनजीओज भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें वो जो है गवर्नमेंट की साइड में नहीं होते, जबकि वो लोगों की वेलफेयर्स के लिए अपने वर्क को प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली बात करें तो कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपने अंडर में उन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाती है ताकि लोगों को बेटर वेलफेयर स्कीम्स के फ़ायदे मिल पाए, उनको अदर बेनिफिट्स मिल पाए, इसको देने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से ये तो रही एक नेशन की बात, तो ये नेशनल लेवल का हो जाएगा। बट अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, तो इंटरनेशनल यानी कि बहुत विश्व स्तर पर जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो सारी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको उनको जो है वॉच डॉग करें, ठीक है। उनको अच्छे से क्लियरेंस और सर्विलांस पर रखें कि क्या क्या हो रहा है। इससे रिलेटेड आपको मिलेगा कि जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, अभी आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है। कैसा एनजीओ है? तो इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है। तो ये जो है हर कंट्री पे अपनी रिपोर्ट्स देता है, एनुअल रिपोर्ट देता है कि किस कंट्री का ह्यूमन राइट को प्रोवाइड करने में या ह्यूमन राइट को वायलेट करने में क्या क्या मतलब क्या उनकी नंबरिंग रही है। ये सारी चीज़ों को ये इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एनजीओ है ये इशू करता है। इसी तरीके से नेशनल लेवल पर, छोटे स्टेट लेवल पर पहले होता है, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो डोंट बी कंफ्यूज विद दिस कंसेप्ट दैट कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ओके। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो उनको जो है ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है जहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर, दैट इज द सिंबल ऑफ यूएन, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यूएन आपको मिलेगा, यूनाइटेड नेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। पहले इसको यूएनओ भी कहा जाता था, मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो ये दोनों ही चीज़ें सिमिलर हैं। अभी इसके मतलब मोस्ट लेटेस्ट में अगर हम देखें तो लोग यूएन ही बोलते हैं, ओ को कहीं ना कहीं एक्सक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो इसके अंडर में वेरियस बॉडीज है जो वर्क करती हैं और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में डब्ल्यूएचओ का नाम आपने सुना होगा रिसेंटली कोविड-19 पैंडमिक में। डब्ल्यूटीओ का नाम आपने सुना होगा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो अब देखो डब्ल्यूटीओ क्या है, वो स्पेसिफिकली ट्रेड को देखता है। डब्ल्यूएचओ क्या है, स्पेसिफिकली वो हेल्थ से रिलेटेड कंसेप्ट को एनालाइज करता है। इसी तरीके से अलग अलग जो चीज़ें हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पर वर्क करती हैं और ये सब यूएन के अंडर में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा। अब आपसे देखियो टर्म 1 में आपसे कई तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ये सिंबल जो है, इसमें ये जो ओलिव की लीव्स हैं ये क्या इंडिकेट करती हैं, एंड सेंटर में क्या दिया हुआ है, ये सब चीज़ें तो आपको यहाँ पे नीचे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। दैट जस्ट वेट। दिस इज द यूनाइटेड नेशन लोगो। द emblem has a word map with olive branches around it signify world peace, ओके। आपसे क्या पूछेगा कि जो इसके सराउंडिंग में जो ओलिव की लीव्स हैं एंड जो सेंटर में वर्ड बना हुआ वर्ड मैप वो क्या इंडिकेट करता है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सिग्निफाई वर्ड पीस, ठीक है। ये वर्ड पीस को मतलब एक कह सकते हैं एग्जिबिट करता है। तो आपके ऑप्शन में अगर वर्ड पीस दिया हुआ है तो यू शुड गो फॉर दैट, ठीक है। आपको उसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए देखते हैं आगे हम। हाँ, सेकेंडली आपको यहाँ पे देखिए जो पिक्चर्स दी हुई हैं, प्लीज़ पिक्चर्स के नीचे दिए गए कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझें, क्योंकि पिक्चर से 3 से 4 क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है एवरी ईयर इन द एग्ज़ाम। और इस साल तो टर्म 1 में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ऑल्दो उनमें ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे स्टडी करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पहला टॉपिक है कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड।
हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखो क्या है कि लेबनान क्राइसिस 2006। अब लेबनान क्या है, लेबनान इज़ अ कंट्री जिसके ऊपर इजराइल ने जो है, इजराइल का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस कंट्री है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पे क्या है कि इजराइल जो है वो जो है लेबनान के ऊपर उसने जो है अटैक किया था 2006 में। तो उसके दौरान क्या देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिवनेस देखने को मिली यूएन की, कि यूएन बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव था, उसने बहुत जल्दी से मतलब कोई एक्शंस नहीं लिए रिगार्डिंग दिस। तो इस तरीके के इशू देखने को मिले। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग दिया हो कि जब वर्ल्ड लेवल पे किसी चीज़ का वायलेशन होता है तो वहाँ पे यूएन इंटरफेयर करने के लिए आता है। यूएन वहाँ पे मध्यस्थता इन द सेंस आप कह सकते हो हिंदी में कि उनमें जो है मध्यस्थता कराने के लिए यूएन जो है वो काम करता है। ये जो है कई सारे मतलब पिटिशंस भी लगते हैं कई कंट्रीज़ के ऊपर कि इन्होंने मतलब कुछ गलत किया अपने नागरिकों के साथ, ह्यूमन राइट के साथ, गर्ल चाइल्ड के साथ, अदर चीज़ों के साथ। तो उसके रिगार्डिंग ये वर्क करता है, अलग अलग जो इसकी एजेंसीज हैं वो वर्क करती हैं। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स भी मिलेंगे, प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा। द यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द ह्यूमन बट टू द सेव द इट फ्रॉम हेल। अब यहाँ पे देखो ये किसका स्टेटमेंट, ये हमार जो कोल का स्टेटमेंट है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल है सेकंड। आपको आगे के मतलब आगे के पेजेस में आपको इन सब के बारे में इनके रिगार्डिंग मिलेगा इन्फॉर्मेशन, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा इसको कि यूनाइटेड नेशन जो है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को स्वर्ग यानी हेवन में ले जाने के लिए नहीं बना है, जबकि वो लोगों को हेल में जाने से प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद ये आपका इजराइल पे जो हमला हुआ था उसकी कुछ इमेजेस है जहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो सिंबल्स आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सब यूनाइटेड नेशन के सिंबल है जो वॉर के बाद लेबनान को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि ये जो सिंबल्स है ये क्या इंडिकेट करते हैं या फिर ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों का आपको आंसर देना मिलेगा और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ बिलो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे इनइफेक्टिवनेस शो करी गई है यूएन की। अब सेकेंडली हम देखते हैं ऐसे दो तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए। यहाँ पे चर्चिल जो है इनका स्टेटमेंट एक दिया हुआ है कि चर्चिल इज़ द प्राइम मिनिस्टर थे वो ब्रिटेन के, उनके बारे में इसको दिया हुआ है कि इवन स्पेशली ड्यूरिंग द एनुअल सेशन की एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम एनुअली जो है अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आकर के मिलें और आपस में बातचीत करें, कोऑर्डिनेशन करें, पीस मेंटेन करने की कोशिश करें, ठीक है। ये चीज़ दी हुई है यहाँ पे। फिर अगेन आता है यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है शशि थरूर जी का। शशि थरूर कौन है, इस टाइम पे ये कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता हैं और ये एक टाइम पे जो है कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन के जनरल भी, सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं यूएन में। तो इनका नाम आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अभी भी इनको देख सकते हैं, काफ़ी एक्टिव लीडर हैं ये, बट ही इज़ बिलोंगिंग टू कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने भी लिखा था कि isn't it better to have a place where countries of the world can get together about each other things, so each other sometime with other words matter than times with the times word rather than bore होल्स इनटू द। अब देखो यहाँ पे इनका पूरा का पूरा मतलब क्या है कि बैटल फील्ड में डायरेक्टली मिलने से अच्छा है कि हम एक ऐसे जगह पर मिले जहाँ पे हम पीस एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर सके, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है कई डिफरेंस देखने को मिले दो कंट्रीज के बीच में तो वहाँ पे वॉर हो जाती है। तो कह रहे हैं कि हमें डायरेक्टली वॉर में जाने से बचना चाहिए और हमें जो है ऐसी फील्ड पर मिलना चाहिए जहाँ पे हम पीस और कोऑर्डिनेशन आपस में बना सकें, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा आपको जो है यहाँ पे पेजेस जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर की दैट ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं इनकी फाउंडिंग डेट आपको लर्न करनी है। ये किसके कंटेक्स्ट में यानी किस पर्टिकुलर एरिया में वो ये वर्क कर रहे हैं उसको आपको देखना है कि किस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले आईएमएफ की बात कर लेते हैं हम लोग। तो आईएमएफ जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो मॉनेटरी से आपको पता चल जाए कि ये मनी से रिलेटेड कंसेप्ट को डील करता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मेंबर कंट्रीज है 184, ओके। बट सबको इक्वल से नहीं, मतलब कि हर एक कंट्रीज के पास इक्वल राइट नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में। जो G7 कंट्रीज हैं जैसे जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा एंड अदर, उनके पास कुछ स्पेशल राइट्स हैं, अदर कंट्रीज़ के पास नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। अब आपको मैं बता दूं कि इसकी फाउंडिंग डेट यहाँ पे नहीं दी हुई है, लेकिन इसकी फाउंडिंग डेट एक्चुअली है 1945 में ही बना था, ठीक है। 1945 24 अक्टूबर को यूएन की फाउंडेशन डेट है एंड ये जो है 1945 में ही बना था, लेकिन उसके बाद बना था। एक्चुअल डेट आपको मिल जाएगी 27 ओके 27 दिसंबर 1945। तो प्लीज़ आप डेट को वहीं बुक में कहीं मेंशन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से मिल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं हम।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्पफुल इन अनदर वे। देखो अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, यहाँ से कोई खास क्वेश्चंस नहीं बनते। अभी आगे के चैप्टर, आगे के पेजेस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको बस क्या दिया है कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम जो है एक अकेली एक कोई भी कंट्री इस मैटर को नहीं सुलझा सकती। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि अभी कोविड-19 का पैंडेमिक आया था। पैंडेमिक किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में तो फैला नहीं था कि एक कंट्री जैसे इंडिया मान लो उसके रिगार्डिंग वर्क कर रही है, वैक्सीन बना ली, चलो हम अपने कंट्री के पीपल को प्रोटेक्ट कर लिए। लेकिन नहीं, वो पैंडेमिक वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला था। अलग अलग कंट्रीज उससे बहुत ज़्यादा हजार्डस जो है उनको सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े। तो इस तरीके से अब कोविड-19 एक ऐसी बीमारी थी जिसके ऊपर कोई एक अलग एक अकेली कंट्री वर्क नहीं कर सकती थी। आपने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज जो है उन्होंने वैक्सीन बनाई, उसको पुअर कंट्रीज को प्रोवाइड करी ताकि उनके सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस तरीके की चीज़ें। सेकेंड हम लेते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग वाले, ये समुद्र के किनारे। अब समुद्र जो है, जो सीज है, वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की तो है नहीं, है तो सारी कंट्रीज की। तो अगर मान लो ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है, उसकी वजह से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं कंटिन्यूसली। तो उनकी वजह से कोई एक कंट्री की बाउंड्री को तो थ्रेट नहीं है वाटर का, सभी कंट्रीज की बाउंड्री को थ्रेट है, जो भी साइड बाई साइड कंट्रीज है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि ये ऐसी ऐसे मैटर से डील करने के लिए इसको बनाया गया है जो एक्चुअल में किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का ना होकर के, जबकि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इसलिए इसको इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगी फाउंडिंग डेट ऑफ यूएन। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने आपके एग्जाम में, ये पूरा जो है आपको बस एक तरीके से समझाने के लिए दिया हुआ है कि आप समझ जाओ कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या कैसी कैसी फाउंडेशन हुई थी। तो आप प्लीज़ इसको अपने मन से पढ़ लीजिए, लेकिन इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें मिल जाएगा एवोल्यूशन ऑफ यूएन। ठीक है, ये तो सेम चीज़ है, जस्ट वेट। इवोल्यूशन ऑफ यूएन। अब यूएन में क्या क्या इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स होता है ग्रोथ होना। जैसे क्या क्या स्टेप्स थे जिसके थ्रू यूएन जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो सबसे पहले बता दें कि 1918 में जब एंड हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से 18 तक चला था। तो 1918 में जब उसका एंड हुआ था, उसके बाद वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा कंसर्न बना, बहुत बड़ी चिंता बनी इसको लेकर के, और लोगों ने कहा कि नहीं, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इस तरीके की जो वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है वहाँ पे बनाया गया था, लेकिन वहाँ पे यूनाइटेड नेशन उस टाइम पे नहीं बना था। यूनाइटेड नेशन आपका देखो यहाँ पे लीग ऑफ नेशन, जो उस टाइम पे यानी 1920 में जो ऑर्गेनाइजेशन बना था उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके रिगार्डिंग जो है वहाँ पे बाद में इसी का इवोल्यूशन हुआ, यानी इसी के नेम को चेंज करके, मेंबरशिप को बढ़ा करके इसको यूनाइटेड नेशन नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको चेंज कर दिया गया है, या फिर इसमें इवोल्यूशन होता है और इसे बदल दिया जाता है। ठीक है, और तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जिसके बाद इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है वो देखने को मिली। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है द यूएस ऑफिस। और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो ये ऊपर फिगर दिया है, यहाँ पे दिखाया गया है कि 1942 में कैसे बेलिग्रेंट, यानी 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो कैसे यूएन जो यूनाइटेड नेशन था, यानी जो यूएन था, इंटरनेशनल जो बॉडी है, तो उसके उसके साथ कैसे अलग अलग जो मेंबर कंट्रीज थी वो किस तरीके से एक बेलिग्रेंट मीन्स कह सकते हो आक्रामक तरीके से उसका एक उद्भव दिखाया गया है कि कैसे वो बहुत आक्रामक तरीके से उसका जन्म हुआ, किसका, यूएन का। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ये आपकी बुक का, और प्लीज़ इस पेज को आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट वेट। यहाँ पे क्या है आपको कि अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इसका कलर जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ से हम येलो कलर से इसको अभी डोनेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ओके, अब देखो यूएन का सिस्टम की बात करिए। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करिए। प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन यूएन में केवल 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 6। वन बाय वन करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो व्हाइट से दिया हुआ है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप पहले ब्लू कलर से कोटेड जो बॉक्सेस हैं उन पे जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सबसे पहली चीज़ है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी से आपको पता है सुरक्षा से रिलेटेड मैटर जिसके अंडर में आएंगे। तो जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें जो है टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 15 यानी 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से जो 10 मेंबर्स हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, यानी जिनकी सीट फिक्स नहीं है। वो आफ्टर टू, इनका टेनर 2 साल का होता है, 2 साल के बाद ये बदल जाते हैं, फिर से इनको अपॉइंट करा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि 5 जो है इसमें परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए। ठीक है,
10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट में। परमानेंट इन द सेंस कि ये कंट्रीज नहीं बदलेंगी, इनका कोई फिक्स टेनर नहीं है। ये 1945 से कंटिन्यूअसली एक ही जो 5 कंट्रीज है यही परमानेंट बनी हुई है, जबकि जो 10 नॉन परमानेंट है वो कंटिन्यूअसली 2 ईयर्स के बाद वो चेंज होती रहती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्यों कौन कौन सी कंट्रीज है जो परमानेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका यूएसए यानी कि अमेरिका। तो यूएस यूएन और यूएस में कंफ्यूज मत होइएगा, इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये है, फिर दूसरा है आपका यूके, इट मीन दैट ब्रिटेन। फिर तीसरा आपका फ्रांस और चौथा चाइना और पांचवा है हमारा रशिया, जिसको उस टाइम पे यूएसएसआर करके मेंशन किया गया था। ठीक है, तो ये पांचों कंट्रीज है। अब आगे हम आते हैं दूसरा प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली। ठीक है, जनरल असेंबली क्या है, इसमें 192 मेंबर्स हैं एक्चुअली। और ये जो है एक अपॉइंटिंग बॉडी, जैसे हमारी पार्लियामेंट होती है लाइक दैट, वहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट्स की प्रोसेस करी जाती हैं अलग अलग लेवल्स के लिए। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है यहाँ पे कि सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल। सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल में क्या है, 54 सीट्स यहाँ पे दिखनी गई हैं और इसमें जोग्राफिकल बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। फोर्थ है हमारा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये 1994 तक वर्क कर रहा था, इस टाइम पे इसको डिसॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको डेट दी हुई है कि कब किस डेट को इसको डिसॉल्व किया गया, तो 1 नवंबर 1994 को इसे ख़त्म कर दिया गया ट्रस्टीशिप को। तो प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा कि कौन सी डेट थी, और प्लाऊ जो है ये लास्ट कंट्री थी जिसने ज्वाइन किया और उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इसको इन्वॉल्वमेंट मतलब यूएन में नए नए लोगों को आने के लिए जो है ट्रस्टीशिप को बनाया गया था। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज सिक्रेटरीट। सिक्रेटरीट इन द सेंस कि जो हेड होते हैं, जो सिक्रेटरीट होते हैं, जो हेड होते हैं पूरे यूएन के, जिनके अंडर में ये बॉडी वर्क करती है। जैसे हम लोग देखते हैं किसी कंट्री के होते हैं पार्लियामेंट, सॉरी किसी कंट्री के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट के होते हैं स्पीकर्स वगैरह। तो उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई हेड होता है, तो इसके हेड होते हैं सिक्रेटरीट। तो सिक्रेटरीट हमेशा बदलते रहते हैं, इनकी भी अपॉइंटमेंट होती है 5 ईयर्स के बाद। जनरल असेंबली इनको अपॉइंट करती है। तो कोई भी पूछे कि कौन करते हैं इनकी अपॉइंटमेंट, तो जनरल असेंबली। ठीक है, तो जनरल असेंबली एक तरीके से आप समझो कि इलेक्टेड बॉडी है जो हमेशा इलेक्शन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेक्रेटरी के बारे में, तो इनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिए। लास्ट ऑर्गेनाइजेशन आपका 6 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखो जैसे हमारे यहाँ कौन सी जस्टिस के रिगार्डिंग सबसे बड़ी अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई मैटर फंसता है बिटवीन द 2 कंट्रीज या बिटवीन द 2 और मोर कंट्रीज, तो वो मैटर्स जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या है, ये हैग में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर आपको जानना मस्ट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। 9 ईयर्स इनका टेनर होता है और 15 जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसमें जो कंसेप्ट था वो दिया गया है। बाकी साइड में आपको व्हाइट कलर से जो इन्फॉर्मेशन दी, छोटी छोटी एजेंसीज हैं जो इन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में वर्क कर रही हैं, तो इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार। अब यहाँ पे आपको दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किस तरीके से वही इवोल्यूशन का टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे देखने को मिला कि क्या क्या चेंजेस हुए। 2006 में क्या हुआ कि 192 मेंबर्स स्टेट, दिस इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेट इन द यूएन जनरल असेंबली ऑल द स्टेट। अब देखो यहाँ पे आप अगर नई बुक लेंगे तो उसमें 2011 की भी डेट, क्योंकि डेटा अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो डेटा बदलता रहता है। तो 2011 में जो है मेंबर कंट्रीज 193 बनी। अभी हम करेंटली देखें तो 193 कंट्रीज जो है वो हैं। तो ये काफ़ी मतलब पब्लिकेशन थोड़ा लेट का है, तो यहाँ पे आपको 2006 का डेटा जो है मेंशन किया है। ऑल दो डेटा से कोई मतलब नहीं है, आपको बस इन्फॉर्मेशन लेनी है कि क्या क्या एक्चुअल चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, अब वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे आपको देखिए बन की मून साउथ कोरिया के जो है मतलब बिलोंग करते हैं, और ये सेक्रेटरीट एक तरीके से आपका सेक्रेटरी जनरल है यूएन की इस टाइम पे। लेकिन अभी आपको जो नई पब्लिश्ड बुक है उसमें आपको मिलेगा एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस उनका नाम है, और उनकी अपॉइंटमेंट 2017 में हुई थी, जिसके बाद अभी 2022 में उनकी अपॉइंटमेंट अगेन हुई है, यानी दोबारा इलेक्ट करे गए हैं एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तो 5 ईयर्स इनका टेनर होता है, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। तो ये बुक जब पब्लिश हुई थी तब उस टाइम पे थे बन की मून, तो उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगेन हम देख लेते हैं, जस्ट वेट। ओके, अब इनके बारे में कुछ डेटा दिया है कि ही इज़ द फर्स्ट एशियन टू होल्ड द पोस्ट इन सिंस 1971, यानी 1971 के बाद पहले इंडियन है जिनको पहले एशियन के भी मतलब
एशियन कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं, जिनको जो है वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली हुई है। अब यूएन में जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको मिलेगा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके फुल फॉर्म्स को जरूर जाने, इनके हेडक्वार्टर को जरूर जाने, इनकी फाउंडिंग डेट्स को जरूर जाने, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं MCQ के, ठीक है। तो WHO का एक सिंपल तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिया हुआ है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड जिनेवा, ठीक है। और उसके बाद मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको जो है इसकी फाउंडिंग डेट में बता दूं तो 7 अप्रैल 1948 एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आपको ये मिलेगा। तो 1948 में इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था। फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फाउंडिंग डेट आप देख सकते हैं। ऑल्दो ये बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसको रख सकते हैं। UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, UNHCR के बारे में आपको यहाँ पे यूनिसेफ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को। तो ये सब चीज़ें, ये कुछ एडिशनल टॉपिक भी हैं जो आपको मिलेंगे आगे पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे CBSE के वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, ऑल्दो न्यूली पब्लिश बुक में ये भी आपको मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिफॉर्म ऑफ UN की, ठीक है। ओके, रिफॉर्म ऑफ UN आफ्टर कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या रिफॉर्म की बात करी गई यहाँ पे, वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट आर फंडामेंटल टू एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सब, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म की जरूरत होती है। बिना रिफॉर्म, देखो जैसे समय बदलता है वैसे वैसे लोग रिफॉर्म भी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके, एक रिफॉर्म ऑफ द, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आप जान सकते हैं एक तरीके से, और दूसरा ज्यूरिडिक्शन रिफॉर्म, यानी कि जो ज्यूरिडिक्शन एरियाज थे उनको वाइड किया गया, उनको और ज़्यादा बढ़ाया गया, ठीक है। क्योंकि पहले काफ़ी कम एरियाज इन्होंने लिए हुए थे अपने अंडर में। अब जिस तरीके से नए नए जो केसेस निकल रहे थे उसके रिगार्डिंग इन्होंने इसको आगे ले जाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कुछ कंसेप्ट थे जहाँ पे लोग जो है वो सहमत होते थे, कुछ प्लेसेस पर नहीं होते थे सहमत। जैसे ज्यूरिडिक्शन के लिए बहुत सारी कंट्रीज कह रही थी ज्यूरिडिक्शन को बढ़ाया जाए, तो वहीं पे कुछ कंट्रीज कह रही थी नहीं, इसका जो है मतलब एक तरीके से यूनाइटेड नेशन जो है इसको बस सीमित कर दिया जाए ह्यूमन राइट काउंसिल्स देखने के लिए, अगेन जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए, एक तरीके से कहें तो सॉफ्ट इश्यूज़ को फेस करने के लिए। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने कहा नहीं, इसके ज्यूरिडिक्शन में भी चेंज होना चाहिए। काफ़ी कंट्रीज़ यहाँ पे अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जो हमारा वो है क्या बोलते हैं कंटिनेंट, वहाँ से जो है इंक्रीज, मतलब वहाँ से जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी सीट को बढ़ाया जाए ताकि उनका भी एक से हो सके, उसके बारे में भी उन्होंने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पे रिफॉर्म की बात की है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्रेटरी जो जनरल्स हैं उनके नेम दिए हुए हैं, ये सभी नेम जो है आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया 60s, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे 60 ईयर्स पूरे हुए थे यूनाइटेड नेशन के, जिसके बाद यहाँ पे लोग जो है वो एक तरीके से सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए थे। अब अगर हम बात करें, 1 सेकेंड जस्ट, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा UN है वो कहीं ना कहीं 1945 में बना था और तब से इसमें रिफॉर्म नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो उस टाइम का सिनेरियो था, जो उस टाइम के प्रॉब्लम्स थी, उन्हीं को ये शो करता है, जो अभी जो हो रहा है उसको कहीं से भी नहीं दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ रिफॉर्म की बात करेंगे। अब देखो क्या क्या चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि 1991 में जब कोल्ड वॉर ख़त्म होता है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें बदल चुकी हैं और कहाँ कहाँ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। US जो है वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड में सबसे सुपर पावर बन चुका है। रिलेशनशिप जो है रसिया और US के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहें तो पीसफुल हो चुकी हैं। चाइना एक फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, इंडिया भी अपनी इकॉनमी के साथ ग्रो कर रहा है। एशिया में अनप्रेसिडेंटेड यानी आज बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इकॉनमी वगैरह की, ठीक है। और कुछ UN के जो USSR के जो कंट्रीज़ थी, क्योंकि USSR के टूटने के बाद जो यहाँ पे 15 कंट्रीज़ बनी, तो 15 में से काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ ने जो है उन्होंने इसके क्या सॉरी, हाँ, UN को भी ज्वाइन कर लिया, जबकि UN जो है एक वेस्टर्न लीड ऑर्गेनाइजेशन है।
फिर यहाँ पे मिलता है द होल न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस कन्फर्म, जैसे कुछ नए चैलेंजेस जो आए, जेनोसाइड यानी नरसंहार को लेकर के, सिविल वॉर्स बढ़ रहे थे, इतनी कॉन्फ्लिक्ट यानी अलग अलग कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है उनमें डाइवर्सिटी की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए जो चांसेस है वो, टेररिज्म हम देख ही रहे हैं, न्यूक्लियर बढ़ने की जो न्यूक्लियर वॉर्स के चांसेस हैं, इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंजेस। तो ये कुछ नए इशूज़ है जो पिछले 70 साल पहले नहीं थे जब यूएन का क्रिएशन हुआ था, तो उनको अब फिर से उसमें इन्वॉल्व, यानी कि यूएन इन सब मैटर्स पर भी अपने निर्णय दे पाए, इसलिए इनको भी उसमें रिफॉर्म के थ्रू उसमें डालने की कोशिश की जा रही है यूएन के अंडर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 1989 इज द कोल्ड वॉर एंडिंग, तो कोल्ड वॉर एंडिंग के बाद आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया क्या क्या चीज़ें थी। अब आते हैं हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में, दो रिफॉर्म हमने बात करी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होने हैं और एक ज्यूरिडिक्शनल रिफॉर्म। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल को देखते थे क्या क्या चेंजेस यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1992 में जनरल असेंबली को एक रेजोल्यूशन दिया गया जिसमें कुछ कंप्लेंट्स करी गई सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग। ठीक है, कि सिक्योरिटी काउंसिल कैसी है, तो यहाँ पे कहा गया कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कंटेम्पोररी पॉलिटिकल रियलिटीज़ को नहीं शो करती। इट मीन्स दैट कि ये 1945 में जो सुपर पावर थी बस उन्हीं को दिखाती है, जबकि इस टाइम पे बहुत सारी ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ जो आगे फील्ड में जा रही हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। सेकेंड, आपको दिया गया है कि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ का ही से है, यानी 5 कंट्रीज़ जो कहती है वही होता है, तो और कंट्रीज़ की कोई मान्यता नहीं रह जाती। तीसरा, लैक ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जो कंट्रीज़ हैं इनका रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है, क्योंकि किसके पास, किसी कंट्रीज़ के पास वीटो है, स्पेशल पास है, वहीं पे नॉर्मल कंट्रीज़ के पास कुछ भी पावर नहीं है, काफ़ी बस एक तरीके से कहें तो एक मेंबर हैं बस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 1 जनवरी 1997 को क्या जो रिफॉर्म था उसको इनिशिएट, उसको स्टार्ट करा गया कोफी अन्नान के थ्रू। ठीक है, तो वो हम पेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या क्राइटेरिया, अब जो नए नए मेंबर इन्वॉल्व होते सिक्योरिटी काउंसिल में उनके लिए कुछ एक तरीके से क्राइटेरिया रखे गए कि क्या क्या चीज़ों पर आपको खरा उतरना है जिसके बाद आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। तो ये कोफी अन्नान ने किया था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए मेजर इकॉनमी, यानी जो भी कंट्रीज़ की मेंबर बनेंगी वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, एक मेजर मिलिट्री पावर उनके पास होनी चाहिए, अच्छी एक कंट्रीब्यूटर हो, यानी यूएन के बजट में यूएन के लिए पैसा भी देती हो अच्छे तरीके से, जो एक बिग टर्म ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के मायने में काफ़ी बड़ी हो। फिर उसके बाद क्या है, ह्यूमन राइट जो है उसको, डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट की रेस्पेक्ट करती हो, और कंट्री में जहाँ पे जोग्राफिकल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो। यहाँ पे आपको रेट्स दिए हुए हैं कि कौन सी कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है, कितना परसेंट ऑफ देयर जीडीपी, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग चीज़ें दी हुई हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट, बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट जो अपने डेटास को रिवील नहीं, यानी अपने डेटास को गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है एक्चुअल में, कि उसके बारे में सबको पता चलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपसे जो है कुछ जस्ट वेट, हाँ, कुछ चीज़ें आपको जो है यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यहाँ पे देखो मैंने बताया ना, यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चार्टर यानी जो यूएन का जो चार्टर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको क्रिएट करा गया था। इनके पास कुछ वीटो पावर्स थी, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि वीटो पावर क्या होती है एक्चुअली। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो केवल 2 ईयर्स, यानी इनका टेनर अगर हम देखें कार्यकाल तो केवल 2 ईयर्स का होता है। ठीक है, वहीं पे परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो परमानेंटली वर्क करते हैं। ठीक है, और नॉन परमानेंट में और प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं कि ये एक ऐसे मैनर में इलेक्ट करे जाएं जिससे ये ऑल कंट्री, यानी जो 7 कंटिनेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनमें से हर एक कंट्री जो है इसमें इन्वॉल्व हो, ये चीज़ भी इन्हें दिखानी होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ से हम हम्म, तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत सारी चैलेंजिंग एस्पेक्ट को यहाँ पे पुटअप करा गया था बिफोर द पीपल। ठीक है, तो कंट्रीज इसी वजह से नहीं पार्टिसिपेट करे। अब देखते हैं यहाँ पे वीटो पावर को आपको डिफाइन करा गया है। वीटो पावर एक्चुअली होता क्या है, ऑल द मेंबर हैव नो, देखो कह रहा है कि जितनी भी, अब देखो यूएन सिक्योरिटी का 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने बताया 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट। तो अगर मान लीजिए इसमें से जो 14 कंट्रीज है उन्होंने किसी एक इशू पर उसके लिए वोट दिया, फॉर एग्जाम्पल एक इशू ले लेते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज होनी चाहिए, इसके लिए ऑल द 14 कंट्रीज हैव वोटेड इन द पॉजिटिव वे, यानी सारी जो 15 में से जो 14 कंट्रीज हैं वो रेडी हैं कि हाँ कंट्रीज को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे एक कंट्री
एंड दिस कंट्री इज बिलोंगिंग टू परमानेंट मेंबर, मतलब इन्हीं 15 में से अगर एक परमानेंट कंट्री अपनी वीटो लगा दे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो ये 14 कंट्रीज ने अपने डिसीजन दिए हैं ये गलत हो जाएंगे, यानी इनका कोई मतलब नहीं होगा। अगर एक भी कंट्री यहाँ पे नाराज हो जाती, किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को मना करती है, तो वहां पर ये जो 14 कंट्री भले ही इसके सपोर्ट में थी और एक नहीं थी, इसके बावजूद भी इसकी वीटो पावर की वजह से वो डिसीजन जो है वो बंद हो जाएगा, वो डिसीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन कौन करेगा, देखो वीटो पावर्स जो होती है वो केवल परमानेंट मेंबर्स के पास ही है, ठीक है। परमानेंट जो मेंबर्स है उन्हीं के पास केवल वीटो पावर है। जो बाकी के जो सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तो हम वीटो पावर को निगेटिव वोट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे वो अपने मनचाहे ढंग से इसका प्रयोग कर सकती हैं। अब यहाँ पे दिया है कि 1945 में अगर वीटो, ये भी क्वेश्चन होता है कि आखिर वीटो पावर को बनाया ही क्यों गया, इससे जो है इनइक्वलिटी बन रही है। तो इसका ये मैटर था कि जो 1945 के दौरान जो सुपर पावर्स थी उनको इन्वॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, लेकिन उन्हें जो है उनको एक स्पेशल पावर दे करके उन्हें इसमें शामिल करने के लिए एक तरीके से कहें बेट दी गई, उनको एक लालच दी गई कि वो इसको ज्वाइन करें। क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस नहीं ज्वाइन करती तो सॉरी, वो बड़ी कंट्रीज अगर नहीं ज्वाइन करती तो कहीं ना कहीं ये इनइफेक्टिव और भी ज़्यादा इनइफेक्टिवनेस देखने को मिलती, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया कि वीटो पावर किस कंट्री ने कितनी बार यूज़ करी है। तो करंट डेटा में आपको मिलेगा कि रशिया ने 135 टाइम्स इसको यूज़ करा है, और भी चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये वीटो पावर किस कंट्री, तो सबसे ज़्यादा रशिया ने यूज़ करा है, ये सब चीज़ें आप याद रखें। अब आता है हमारा यूएन ज्यूरिडिक्शन रिफॉर्म। अब क्या ज्यूरिडिक्शन के रिकॉर्डिंग क्या रिफॉर्म है, अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल, तो हमने पढ़ा सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स। अभी हम देखते हैं ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या रिफॉर्म्स होंगे। तो 60 ईयर्स कंप्लीट हुए थे यूएन के एग्जिस्टेंस के 2005 में, ओके। जिसके बाद इसमें रिफॉर्म करने की बात करी गई, इस पे सभी लोग एनिवर्सरी पर मिलते हैं और यहाँ पे कुछ एरियाज बनाए जाते हैं। देखो, पीस बिल्डिंग कमीशन क्रिएट करने की बात करी जाती है, जहाँ पे पीस बिल्ड करने के लिए एक कमीशन बनेगा, उसमें कुछ पीपल्स होंगे जो ऐसे जहाँ भी टिमल्टस या जहाँ भी जो है अनरेस्ट देखने को मिलेगी वो उसके मैटर पर वो कंसर्न करेंगे। सेकंड क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जो भी कंट्रीज अपने पीपल्स की जो उनके मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने पीपल्स की राइट्स को नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, उनको एट्रोसिटीज़ यानी उनको बहुत बैड सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, तो उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऑर्गेनाइजेशन ले लेगा अपने हाथों में उस कंट्री के पीपल को प्रोटेक्ट करने की। इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट में देखें तो ह्यूमन राइट काउंसिल बनी ऑपरेशनल। ये देखो 2006 से ये ऑपरेशन में है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो है कब से ऑपरेशन में है, तो आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब एग्रीमेंट टू अचीव द मिलीनियम, देखो मिलीनियम क्या होता है, मिलीनियम मतलब होता है 1000 साल, ठीक है। 1000 साल तक के डिसीजंस को बनाया गया कि इन्वायरमेंट वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सब गोल्स को, जैसे कुछ अचीव होती है कि हंगर हम मिटा देंगे, हम वायलेशंस को मिटा देंगे, इस तरीके के गोल्स बने। फिर क्या है, यहाँ पे टेररिज्म को कंडेम किया गया और इससे मतलब इससे लड़ने के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी। डेमोक्रेसी फंड बनाया गया, जहाँ पे डेमोक्रेसी को अच्छे से एक पूरे नेशन वाइड जो है इसको कंपेन किया जाए, फैलाया जाए। एन एग्रीमेंट टू विंड अप ट्रस्टीशिप काउंसिल को भी इसी टाइम पे विंड अप कर दिया गया। फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन भी करे गए हैं। इसके आगे अगर हम देखें, फिर सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ ये फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या साउथ सूडान का एरिया है, जहाँ पे 2003 में जो यूएन था उसने वादा किया था कि वो ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों को आगे ले जाएगा, मतलब जो भी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट नहीं अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट कर पा रही है किसी सिचुएशन से, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पे हंगरी, बहुत ज़्यादा स्टारवेशन फैला हुआ है, लेकिन यूएन जो है बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव है, यहाँ पे वो कोई किसी भी तरीके का, एक तरीके से कहें तो अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यूएन जो है वो ऑल्दो बना हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा इनइफेक्टेड बॉडी है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये सब डेट्स आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस जो है वो नहीं आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी आपको जो सीबीएसई ने दिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा एक एक्यूरेट और ऑथेंटिक चीज़ें ही आपको पढ़नी है, बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है रिफॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी इंडिया रिफॉर्म चाहता है या नहीं चाहता, इसको देखेंगे। तो इंडिया ने हमेशा हर एस्पेक्ट पर यूएन के रिफॉर्म को जो है सपोर्ट किया है, क्योंकि इंडिया हमेशा चाहता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो नई नई जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं उनको जो है उनको भी जो है फेस करे यूएन। पीस वगैरह के लिए इंडिया का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है अब तक का,
ठीक है। यहाँ पे क्या जनरल यूएन जनरल असेंबली मेंबरशिप एक्सपेंडेड कर, मतलब इंडिया चाहता है कि जो जनरल असेंबली है उसकी मेंबरशिप बढ़े, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी भी मेंबरशिप बढ़े। यहाँ पे एक डेट दी हुई है आपको कि 11 से, यानी कि पहले जो था 1965 के पहले जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल थी, ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उसमें टोटल 11 मेंबर्स ही होते थे, जिनमें से 6 जो है वो नॉन परमानेंट थे और 5 मैंने आपको बताया कि 5 जो है वो 1945 से ही परमानेंट है। इनमें अभी तक कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला, मतलब ये इंक्रीज नहीं हुए हैं अभी तक। और 6 कंट्रीज उस टाइम पे थी और 1965 में जो है यहाँ पे आपको डेट दी होगी कि इनको 11 से बढ़ा करके 15 कर दिया गया। तो 11 मीन्स दैट इंक्लूडिंग परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लेंगे। फिर अब हम देखते हैं इंडिया के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी हुई है। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दी हुई है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स, यानी इंडिया अपने आप को भी एक परमानेंट मेंबर, एज अ परमानेंट मेंबर देखना चाहता है, जिसकी वजह से इंडिया जो है इन सारे रिफॉर्म को प्रमोट कर रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया जो है 1/5 पॉपुलेशन होल्ड करता है वर्ल्ड की। अगर हम देखें कोफी अन्नान ने जो क्राइटेरिया दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि एक बहुत ही पॉपुलस कंट्री होनी चाहिए, तो ये एस्पेक्ट इंडिया कंप्लीट करता है। सेकंड है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट के को प्रोटेक्ट करने वाली, उसको रिस्पेक्ट देने वाली, तो इंडिया काफ़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। चौथा था पीस बिल्डिंग, तो देखो इंडिया पीस कीपिंग में भी काफ़ी ज़्यादा एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो दे रही हैं, ठीक है। इंडिया का काफ़ी बड़ा इफर्ट है। फिर इंडिया जो है वो परमानेंट सीट के लिए हमेशा क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया एक इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर भी है, जो कि क्राइटेरिया में दिया हुआ था, अभी हमने आगे पढ़ा, पीछे हमने पढ़ रखा है उसको। फिर जो है ये बिना फॉल्टर्ड की ये कंट्रीब्यूट कर रहा है फाइनेंशियल, यानी कि जो यूएन का बजट है उसमें कॉन्टीन्यूसली अपना कंट्रीब्यूशन देता चला जा रहा है। इंडिया कभी भी उससे डिनाई नहीं करता कि नहीं हम पेमेंट नहीं करेंगे या और अदर प्रॉब्लम। अब इंडिया के परमानेंट मेंबर बनने में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान, यानी कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ जो इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर नहीं देखना चाहती, उसमें से एक चाइना भी है। तो चाइना, पाकिस्तान और भी जो राइवल कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की प्रोग्रेस नहीं देखना चाहती, वो हमेशा इसके अगेंस्ट रहती हैं, ठीक है। ये चीज़ है। सेकंड क्या है कि अभी हम देखें तो जो हमारा एशिया, ओके, ये थोड़ा हम मैप बना लेते हैं। जो हमारा एशिया है, एशिया ये पूरा का पूरा आपका कॉन्टिनेंट है, इसमें से जो है ये हमारा रशिया हो जाता है और यहाँ कहीं पे हमारा चाइना हो जाता है और ये हमारा इंडिया का पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रशिया है और जो चाइना है दोनों ही परमानेंट मेंबर्स हैं, हमें पता है। तो अगर इस बार इंडिया को भी इसमें परमानेंट मेंबरशिप दे दी गई तो कहीं ना कहीं जो एशिया है उसके जो पीपल हैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा एशिया से जो है मेंबरशिप देखने को मिल जाएगी। और यहीं पे बात करें तो जो हमारा साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से एक भी मेंबर्स नहीं है। जो हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ से भी एक भी परमानेंट मेंबर नहीं है। तो इस तरीके से इक्वलिटी नहीं हो पाएगी, इसीलिए यहाँ पर जो है इंडिया के मतलब बनने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और क्राइटेरिया की बात करें तो ब्राज़ील जो है ये भी इकोनॉमिकली, मिलिट्रली, जोग्राफिकली और डेमोक्रेटिकली हर एक वे में काफ़ी डेवलप्ड कंट्री बन चुकी है। जर्मनी, जापान भी काफ़ी आगे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो केवल इंडिया के लिए नहीं है, जो इन सारे मतलब लेबल्स पर खरी उतर रही है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि यूएन यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएन का क्या वर्क रहा है वो देखते हैं हम। ओके, यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड आपको पता है कि केवल यूएस ही लीडिंग और कंट्री बचा हुआ है यहाँ पे। तो यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस के पास एक स्पेशल पावर है, ठीक है। क्योंकि एक फिजिकली अगर देखें तो हम यूनाइटेड नेशन जो है वो यूएस में ही लोकेट करता है। न्यूयॉर्क की बात कर लें हम, वाशिंगटन डीसी की बात कर लें हम, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में ही, सॉरी, वो अमेरिका में ही लोकेट करते हैं। तो अमेरिका एक बहुत बड़ा शे है। सेकंड देखते हैं कि अमेरिका के पास जो है वीटो पावर है, इन्फ्लुएंस है। थर्ड प्रॉब्लम आपको यहाँ पे क्या मिलेगी कि इंडिया जो अमेरिका है वो एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है फाइनेंस, यानी उनकी जो मनी जो फंड करी जाती है वर्क करने के लिए यूएन को, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो है अमेरिका, यानी सबसे ज़्यादा मनी अमेरिका सेंड करता है। इसकी वजह से भी इसको ये भाई बात ये तो हमेशा देखने को मिलेगी कि जो ज़्यादा पैसा देगा उसको ज़्यादा वर्क मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए इसको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि यूएन इज़ नॉट अ देयर फॉर अ ग्रेट बैलेंस ऑफ यूएस, मतलब हमेशा ही ऐसा नहीं देखने को मिलता कि यूएन जो है वो यूएस के अंडर में वर्क कर रहा है, नहीं। कभी कभी ऐसा देखने को कुछ मुद्दों पर मिलता है क्योंकि ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, फिजिकली यूएन वहाँ पे लोकेट करता है और एक काफ़ी मेजर कंट्रीज़ है विद वीटो पावर, तो इसकी वजह से इसका इन्फ्लुएंस उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम आते हैं अपने लास्ट पेज पर।
और ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको आपका और बचा है यहाँ पे कि वाशिंगटन डीसी वर्चुअली इम्पॉसिबल बैलेंस सिक्योरिटी यूनिट डज नॉट प्रोवाइड स्पेस विद आर्गुमेंट अगेंस्ट स्पेसिफिक एटीट्यूड एंड आर हर्ड एंड कंप्रोमाइज कॉन्शियसनेस एंड सेफ। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हर तरीके से अगर हम देखें तो यूएस जो है वो कहीं ना कहीं एक लीडिंग बॉडी बन चुका है यूएन के लिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दिया है कि यूएन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट अ वर्ड वुड बी वर्स ऑफ। कह रहा है कि यूएन जो है वो एक इम्परफेक्ट यानी कोई अच्छी बॉडी नहीं है, इसका कोई बहुत खास वर्क ये कर नहीं रही है वैसे, लेकिन इसके बिना जो वर्ड है वो और ज़्यादा मनमाहे तरीके से वर्क करेगा, इसलिए इसको बनाए रखना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो इसके रिगार्डिंग तो आपको ये डायरेक्ट सेंटेंस दे सकता है असर्शन एंड रीज़न में कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत। तो लाइन के सेंटेंसेस को भी आप डील करते चलें, उनको भी आप कंटिन्यूसली पढ़ते चलें। ठीक है, तो पीपल्स, अब देखो यहाँ पे बस आपको सिंपली यही दिया है कि जो कम्युनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए कुछ चीज़ें बननी चाहिए। अब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच क्या है, ये एक तरीके का एनजीओ है जो स्पेशली अमेरिका यानी यूएस में जो है वर्क कर रहा है। ये ह्यूमन राइट्स के लिए बना हुआ है, तो आप ह्यूमन राइट्स से समझ सकते हो उसको। ग्लोबल मीडिया यानी इंटरनेशनल लेवल पर ये वर्क करता है, लेकिन स्पेशली ये जो है यूएस में ही लोकेट करता है। क्रिमिनल कोर्ट के फाउंडेशन की भी ये बात करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और पीछे हमने अभी कुछ पेजेस छोड़े। यहाँ पे आपको मिलेगा कि सॉरी जस्ट वेट, यहाँ पे क्या है आपको कि यहाँ पे एक हाथ में आपको यूएन मिल रहा है, दूसरे हाथ में वॉर, यानी कि या तो आप यूएन को ज्वाइन करो या तो आप वॉर करो। दो ही कंडीशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, तो ये एक एनजीओ है इंटरनेशनल लेवल की, यानी पूरे वर्ल्ड में वर्क करती है। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं प्रोबेबली इसकी रिपोर्ट से खुश नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो है हर कंट्रीज जो कंट्रीज़ वायलेशन करती है ह्यूमन राइट का उनके अगेंस्ट में रिपोर्ट देती है, और जिसके बाद वो इस रिपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा नाखुश होती हैं एक तरीके से अगर हम कहें। ठीक है, और देख लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे AIEA की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फुल फॉर्म आपको याद कर लीजिए, 1957 में ये बना था। ठीक है, यहाँ पे एटम फॉर पीस, यहाँ पे अब देखो सबसे पहले बता दूँ कि AIEA जो है इसका मेन वर्क ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर जो एटॉमिक एनर्जी यानी कि जो भी कंट्रीज जिनके पास पोजीशन है, जिन्होंने बना के रखा है एटॉमिक एनर्जीज को यानी न्यूक्लियर बम्स को, उन वो कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, और उन सारी कंट्रीज़ के न्यूक्लियर क्वालिटी को कहाँ पे कैसा यूज़ कर रही है उन सारी चीज़ों को ये जो है सर्विलांस पे रखती है, यानी इसको चेक करती है, इसलिए जो है ये एजेंसी है ये बनी हुई है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है WTO। मैंने बताया कि ट्रेड से रिलेटेड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। पहले इसके पहले जो 1995 में ये बना, लेकिन हम जानते हैं कि जो यूएन है वो 1945 में ही बना था, तो उसके पहले भी ट्रेड होते थे। उसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड से डील करता था वो होता था गैट। तो आपसे पूछ सकता है कि WTO जो है वो सक्सेसर है किसका, तो गैट का सक्सेसर। गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग पावर, जैसे जो ग्रेटर इकॉनमीज है जैसे जापान, EU, US, इनका कहीं ना कहीं हाईली मतलब इनकी हाई पावर है WTO में, और जो लो इकॉनमिक कंट्रीज़ हैं उनके पास इतनी खास पावर जो है वो देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर जो कम्प्लीटली अभी इंड होने जा रहा है। ओके, तो हम देख लेते हैं फटाफट। ये रहा हमारा फर्स्ट पेज। सो फाइनली हमारा जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे वीडियो आपका एंड हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो एक एक लाइन आपको इस पूरे चैप्टर में जो है जो भी दिया गया उसको मैंने एक एक लाइन पैरा वाइज आपको समझा दिया, जो भी कंटेक्स्ट इसमें गिवन थे। तो थैंक यू सो मच। आगे आपको मोर वीडियोज़ इसके रिगार्डिंग मिलती रहेंगी।